ठीक है, कल कहाँ तक पढ़ा था हमने? आर्टिकल 4 तक। थोड़े क्वेश्चंस करें। लिखो सवाल, लिखो सवाल। क्वेश्चन लिखो। हैं? टेस्ट नहीं, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, which of the following are the features of Government of India Act of 1919? Which of the following गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919? इसमें फर्स्ट लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। इसी में इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस। दूसरा लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सेकेंड लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। और थर्ड लिखो डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, डेवोल्यूशन डेवोल्यूशन ऑफ legislative authority by the center to the provinces. Devolution of legislative authority by the center to the provinces. और फोर्थ लिखो एक्सपेंशन एंड रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, एक्सपेंशन एंड रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। एक्सपेंशन एंड रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इसमें आगे लिखो सिलेक्ट, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शन लिखो ऑप्शन ए लिखो 1, 2 एंड 3। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4। एंड ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4। करो कौन सा? डी 1, 3, 4। 1, 3 एंड 4। ए, बी, सी और डी। ए क्या ऑप्शन बताया मैंने? 1, 2, 3। दूसरा 2, 3, 4। 1, 2, 4 और
134। बताओ। हम्म। डी। और किसी का है डी? आपका डी? नीरज डी। और डी। बताते जाओ जिसका जो ऑप्शन होगा। आपका भी डी? डी। आपका नाम क्या है? निखिल? डी को छोड़ के किसी का? डी। आपका नाम क्या है? सुनील। और आपके दोस्त का? परीक्षित, हाँ। डी। ये डी क्यों बोल रहे हो यार सारे? आपका क्या नाम? वरुण। आपका? बी? बी? कौन सा वाला? ये 234? और आपका? कोई नहीं? कोई तो लगाना ही पड़ेगा, इसमें चॉइस नहीं है। अंकुश आपका? सी? नेहा? डी। आपका मैं नाम भूल गया हूँ, नाम क्या आपका? नेहा कन्निका? ठीक है। कोई बच गया? डी? ठीक है। डी क्यों लगाया इतने लोगों ने? हम्म। मुस्लिम्स को कब दिया गया था? तो एलिमिनेशन से किया आपने, ठीक है, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट्स में सब में टू है। ठीक है। हाँ, टेस्ट में दिया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। किसको ये क्वेश्चन? अच्छा, जिस जिसका गलत हुआ है उनका क्यों? अंकुश आपका क्यों गलत हुआ? मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में दिया था, यहाँ पे बोल रहे हैं 1919 में दिया था, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है वहां से। बाकी सारी स्टेटमेंट्स ठीक है। ठीक है वरुण, सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया था? 1909 में दिया था। हम्म, लिखो इसको, एक और क्वेश्चन लिखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स laid the foundation of, which one of the following acts laid the foundation of British administration in India? Laid the foundation of British administration in India? ऑप्शंस लिखो। पहला लिखो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दूसरा लिखो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तीसरा लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। और फोर्थ लिखो
इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। आता है? बताओ। ABCD। सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बाकी कौन सा? सी आपका? अभी डिस्कस नहीं करो, आप बताओ। आपका? आपका भी? अनीश? वरुण? आपका पीछे? यार आपका नाम क्या था? सुनील, सॉरी। परीक्षित आपका भी? ठीक है, ए आंसर है इसका। हाँ हाँ हाँ। तो कंपनी में पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी ना। नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो। जब अगर क्वेश्चन ये पूछता आपसे कि कब क्राउन ने टेक ओवर कर लिया फुल, पर 1773 से उनके एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया। यहां पूछ रहा है लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन कब स्टार्ट हुई, स्टार्ट कब हुई एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स की। 1773 के बाद उनका स्टार्ट हो गया ना। 1773 के पहले कंपनी अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही थी। 1773 में जब एक्ट बना तो उन्होंने बोला अब आप हमारे हिसाब से करोगे चीजें। तो फाउंडेशन तो तब स्टार्ट होगी ना। 1858 में तो कंपनी खत्म है, क्राउन ने टेक ओवर कर लिया है पूरा। ठीक है। नीरज, निखिल, रेनू, आपने क्यों सी लगाया? ठीक है, समझ आया। एक दूसरे को देख के नहीं करो, अपने हिसाब से करो। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द members of constituent assembly were, the members of constituent assembly were, ऑप्शन ए लिखो, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ऑप्शन बी, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। ऑप्शन बी, नॉमिनेटेड बाय, पहला है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, दूसरा है नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, तीसरा लिखो इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ प्रोविंसेस, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ प्रोविंसेस and nominated by the rulers of, and nominated by the rulers of princely states, elected by legislatures of various provinces and nominated by rulers of princely states। डी लिखो, nominated by congress and muslim league।
नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। बताओ। सी। और बाकी बताते जाओ अपना अपना। हम्म। ए। लास्ट में देखना किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए फिर। और बाकी ए। इसको क्या हो गया? और अंकुश। आपका पीछे दोनों का। हाँ। आपका भी सुनील ए। हाँ। चलो कोई नहीं, ले लो टाइम। अनीश। आप भी तो। सी। रेनू। कोई रहा? ठीक है, सी आंसर है इसका। मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो भी लोग आए थे वो कैसे आए थे? बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आए थे। उनको क्या किया था? प्रिंसली स्टेट्स वालों ने तो नॉमिनेट किया था, और लेजिस्लेचर से इलेक्ट होके आए थे। जो भी प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वहां से आए थे वो लोग। बताया तो था उस दिन आपको ये सब मैंने। लिखो तीसरा क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हुए? चौथा लिखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स related to secularism in India. Related to secularism in India. फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो। It entails, ENTAILS, it entails, ENTAILS, it entails strict separation of religion from politics. Strict separation of religion from politics. From politics. दूसरी लिखो। It bans parties with religious affiliations. It bans parties with religious affiliations from contesting elections. Religious affiliations
एफिलिएशंस, रिलीजियस एफिलिएशंस फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ठीक है, उसके बाद लिखो इट ग्रांट्स रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल कम्युनिटीज। इट ग्रांट्स रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल कम्युनिटीज। उसके बाद लिखो फोर्थ, इट एक्सेप्ट्स कम्युनिटी पर्सनल लॉज। इट एक्सेप्ट्स कम्युनिटी पर्सनल लॉज। ठीक है, लिखो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। चार स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से कौन कौन सी सही है? लिखो ऑप्शन, लिखो ए 3 and 4, 3 and 4, बी लिखो 1 and 2, 1 and 2, सी लिखो 1 3 and 4, 1 3 and 4, और डी लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। करो इसको। क्या है सेकंड? द कॉन्स्टिट्यूशन इट बैन्स पार्टीज विद रिलीजियस एफिलिएशंस फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। मतलब कोई भी पार्टी ऐसी होगी जो किसी रिलीजियस बैकग्राउंड से आएगी, उसको हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे इंडिया में। रे, रेनू और विनोद, सी। बाकी क्या बोल रहे हो वरुण? सी? हाँ, और आपका भी है? नेहा? आपका अनीश? नहीं पता? फिर भी गैस करो। आपका पीछे ए, परीक्षित और सुनील। कोई रह गया? निखिल? नहीं पता है? अंकुश? डी? शाबाश, ये होता है बहादुर इंसान। डी क्या था? ओ, सेक्युलरिज्म बताया था ना मैंने आपको, इंडिया में कैसे सेक्युलरिज्म है। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट एंटेल्स स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। क्या रिलीजन पॉलिटिक्स से सेपरेटेड है इंडिया में? हम्म, नहीं है। नहीं, वो तो होती है ना, वो तो अलग बात है, पर होनी चाहिए।
बाय लॉ की बात करो आप कि सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग क्या इंडिया में जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन के बेस पे होनी चाहिए? हम्म। धर्म के नाम पे वोटिंग होती है क्या हमारे देश में? पॉलिटिक्स का क्या मतलब है कि आप लोगों को चुन रहे हो, है ना? तो क्या आप लोगों को धर्म के नाम पे चुन रहे हो? चलो वो जो रियलिटी है वो बात अलग है, बट ऐसे बाय लॉ आप धर्म के हिसाब से चुन रहे हो क्या? तो सेक्युलरिज्म स्ट्रिक्ट सेपरेशन बोलता है कि पॉलिटिक्स को रिलीजन के सबसे दूर रहना है। ठीक है। अगर यहां पे ये होता स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, तो फिर ये गलत हो जाता। स्टेट का रिलीजन से स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, क्यों? स्टेट रिलीजन को प्रमोट करने के लिए काम करती है, पर सबको बराबर काम करती है, सबके साथ। बट जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में रिलीजन स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। पॉलिटिक्स में नहीं आप रिलीजन घुसा सकते। ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट, इट बैन्स पार्टीज विद रिलीजियस एफिलिएशंस फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। ऐसा नहीं है कि रिलीजियस एफिलिएशन होगी अगर किसी पार्टी की तो उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, वो रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकती आपसे, बट वो इलेक्शन तो लड़ सकती है पार्टी। ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट, इट ग्रांट्स रिलीजियस लिबर्टी टू ऑल कम्युनिटीज, ये तो ठीक है। इट एक्सेप्ट्स कम्युनिटी पर्सनल लॉज, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। ठीक है। उसके बाद लिखो अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा सेलियंट फीचर नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? पहला लिखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा लिखो, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर। क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर। क्वाजी फेडरल, QUASIFEDERAL, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर। सी, कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी। कैसी जुडिशरी हमारी, सिंगल है कि कमिटेड है? डी लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। बताओ इनमें से कौन सा सेलिएंट फीचर नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? हाँ, कमिटेड जुडिशरी। बताओ। सी। सी। परीक्षित आपका? अंकुश? आपका रेनू? सी। और आपका नेहा, कनिका, वरुण? हम्म। कमिटेड जुडिशरी क्या? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? कमिटेड कब होता है इंसान? हम्म। जब रिलेशनशिप में आता है।
जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है पूरी करे वो, है ना। हम्म। बी। बी के क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर। लॉक कर दूं लॉक। नेहा आपका क्यों नहीं पता चल रहा है? 3 दिन आपको सेलिएंट फीचर्स पढ़ाए हैं यार मैंने। हैं? इसका सेलिएंट मतलब कि कौन सी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। समझ रहे हो? वरुण बताओ। बी। आपका? अच्छा मेरे को बताओ, ये ए क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है? सुप्रीमेसी है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की? है, ये तो सिलेंट फीचर है। दूसरा क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, बताया था मैंने आपको कि हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है विद यूनिटरी बायस, उसी को हम क्वाजी फेडरल बोलते हैं। ठीक है, तो बी तो नहीं हो सकता। सी कमिटेड जुडिशरी, ये कमिटेड जुडिशरी वर्ड तो आपने सुना कभी पहले जिंदगी में? हमारे देश की जुडिशरी इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी कमिटेड मतलब जुडिशरी ऐसे तो कमिटेड है, बट ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि जुडिशरी कमिटेड है। ये सेलिएंट फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो है 7th शेड्यूल। ठीक है, बहुत है आज के लिए। कोई इंसान है जिसके सारे क्वेश्चन ठीक हुए हैं? कितने क्वेश्चन किए हमने सारे? 5। 5 में से 4 ठीक हुए किसी के? 5 में से 4 आपके भी? 5 में से 3? 3 ठीक हुए आपके? अंकुश 2? आपके 2 तो ठीक हुए? किसी का एक भी ठीक ना हो? चलो ठीक है। घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो ऐसे, इसीलिए यहाँ पे करवाया मैंने। सिटीजनशिप मतलब? हम्म। क्या? अधिकार? किसका अधिकार? रहने का? वो होती है सिटीजनशिप। हम्म। क्या? देखो हमारा देश आजाद कब हुआ? 1947 में। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश का क्या भी हुआ? पार्टीशन भी हुआ। ठीक है, अब पार्टीशन हुआ, देश 2 हिस्सों में बटा। ठीक है, ईस्ट वाली साइड भी एक पार्टीशन हुआ, वेस्ट वाली साइड भी एक पार्टीशन हुआ। ठीक है ना। अब सिटीजनशिप किसको देंगे, मतलब इंडिया की नागरिकता किसको देंगे हम? क्योंकि पार्टीशन में लोग इधर से उधर गए हैं, उधर से इधर आए हैं। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो हमने पार्ट 2 में डाला कि हम किस किस को सिटीजनशिप देंगे, उसके रिलेटेड हमने प्रोविजंस डाली। बट ये प्रोविजन सिर्फ उसी टाइम के लिए थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ, इस टाइम जो लोग यहां रह रहे हैं इनमें से किस किस को सिटीजनशिप देंगे और किसको नहीं देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 5 से लेके और आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये सिटीजनशिप सिर्फ उसी टाइम की सिटीजनशिप है। अगर उसके बाद भी कुछ मसला हुआ कि बाद भी लोग क्या 1950 के बाद भी लोग इंडिया में आए हैं? कब?
1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, ठीक है। और भी रिफ्यूजीज आते रहते, जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने किया था पीछे 2019 में, कि जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज में जो भी ऐसे माइनॉरिटीज हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे पीड़ित हैं, उनको हम यहाँ की सिटीजनशिप देंगे, ठीक है। तो 1950 में हमने आर्टिकल 5 से लेके 11 तक उन लोगों को सिटीजनशिप दी जो उस टाइम इंडिया रहते थे, और उसके बाद फिर अलग अलग एक्ट्स बने, ठीक है। तो 1955 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें अमेंडमेंट्स होती रही टाइम टू टाइम, जब भी हमें किसी नए इंसान को सिटीजनशिप देने की बात होती है, कोई नई प्रोविजन डालनी है, फिर उस एक्ट में हम अमेंडमेंट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये 6 आर्टिकल्स ही हैं जहां पे जो जब देश आजाद हुए उस टाइम किस किस को सिटीजनशिप मिलेगी उन्हीं की बात करते हैं ये, ठीक है। तो किस किस को सिटीजनशिप देंगे जब देश आजाद हुआ? एक तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं इंडिया में ही, इंडिया के ही डोमिसाइल हैं, आज़ादी से पहले भी इंडिया में ही रह रहे थे, आज़ादी के बाद भी इंडिया में ही रह रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? तो उनको सिटीजनशिप देंगे, ये बात करता है आर्टिकल 5, ठीक है। फिर जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए, मतलब जहां से पार्टीशन हुआ वहां से भी तो कुछ लोग इंडिया में आए, आए कि नहीं आए, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान से भी आए, वेस्ट पाकिस्तान से भी आए, तो उनको भी तो सिटीजनशिप देनी है। तो आर्टिकल 6 ये उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके जो 1947 के बाद इंडिया में आए हैं, ठीक है। 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान से इंडिया में आए, उनको भी हम क्या देंगे? इंडिया की सिटीजनशिप देंगे, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे थे जो पहले पार्टीशन के टाइम इंडिया से चले गए पाकिस्तान, फिर उनको वहां पे लगा कि नहीं यहाँ हमें मजा नहीं आ रहा है, तो वहां से वापस आ गए इंडिया में, ठीक है। तो उनको भी हमने सिटीजनशिप दी। फिर ये बात करता है आर्टिकल 7 कि जो लोग पार्टीशन के टाइम कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए, और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गए कुछ टाइम के बाद, उनको भी हमने क्या दी? इंडिया की सिटीजनशिप दी, ठीक है। ये हो गए, ये 3 ही कंडीशंस हो सकती थी, ठीक है। हाँ, बताता हूं अभी वो भी। उसके बाद आर्टिकल 8 किसकी बात करता है? वो लोग जो क्या हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं पर बाहर रहते हैं। जब इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम वो लोग बाहर रह रहे थे, कहीं इंडिया से बाहर, इंग्लैंड में, यूएसए में, कहीं पे भी रह रहे हो, बट हैं वो इंडियन ओरिजिन के, तो उनको भी हम इंडिया की सिटीजनशिप देंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 9 क्या बोलता है? अगर आप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लोगे तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी, ठीक है। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? हम्म, हाँ, आपके पास जो आप सिटीजनशिप इंजॉय कर रहे हो, ये आप तब तक इंजॉय कर रहे हो जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना देता। अगर पार्लियामेंट ने कल को कोई नया लॉ बना दिया और इसमें कुछ चेंजेस कर दी, तो आपकी सिटीजनशिप भी जा सकती है, ठीक है। समझ गए? और आर्टिकल 11 क्या बोलता है? कि सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी लॉ बनाना होगा तो उसका राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, ठीक है। याद हो गए 5 से 11, ठीक है। लिखो इनको। आप क्या बोल रहे थे? एंग्लो इंडियंस, उनको सिटीजनशिप देंगे, उनके लिए अलग से प्रोविजंस हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, ठीक है, अलग से प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 5 लिखो। इट टॉक्स अबाउट persons who had their domicile in India. ठीक है, पर्सन्स हु हैड देयर डोमिसाइल इन इंडिया, तो उनको हम क्या देंगे? सिटीजनशिप देंगे। इट टॉक्स अबाउट पर्सन्स हु हैड देयर डोमिसाइल इन इंडिया। अगर डोमिसाइल इंडिया में है तो इसके लिए 3 कंडीशंस, 3 में से कोई एक कंडीशंस उनको क्या करनी होगी? फुलफिल करनी होगी। क्या कंडीशंस हैं? या तो वो बंदा इंडिया में ही पैदा हुआ है, ठीक है, जिसको सिटीजनशिप चाहिए, या फिर उसके कोई भी पेरेंट्स या मम्मी या पापा इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, या फिर वो बंदा जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया उससे 5 साल पहले लगातार इंडिया में ही रह रहा था, तो उनको हम बाय डोमिसाइल इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे।
तो इसमें 3 कंडीशन है, लिख लो 3 कंडीशंस। फर्स्ट, इफ ही इज बॉर्न इन इंडिया, इनमें से कोई एक सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों नहीं। दूसरी, इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, if either of his parents were born in India. तीसरी, if he has been ordinarily a resident in India for 5 years. If he has been ordinarily resident in India for 5 years immediately before the commencement of constitution. Immediately before the commencement of constitution. ठीक है, तो इनको क्या देंगे, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसको बाय डोमिसाइल हम इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे, मतलब यहीं रहता है वो। उसके बाद लिखो आर्टिकल 6। person who migrated to India from Pakistan. A person who migrated to India from Pakistan shall be given citizenship if he or either of his parents, if he or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India. If he or either of his parents, if he or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India. ठीक है, कंडीशन कि पाकिस्तान से कोई बंदा आया है तो क्यों, कैसे सिटीजन देंगे, या तो वो यहाँ पे पैदा हुआ हो, या उसके माँ बाप में से कोई एक यहाँ पैदा हुआ, या फिर उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी, कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए। जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे, अभी नहीं, अभी नहीं। ये कंडीशंस उन इसके लिए ये बस जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है 1950 में, उस टाइम पे किस किस को सिटीजनशिप देंगे, उसी टाइम पे, बस उसी टाइम पे, 1950 के बाद की बात नहीं करता ये। ठीक है, इसके लिए कट ऑफ डेट भी रखी थी, ठीक है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट इन्होंने कट ऑफ डेट रखी थी 19 जुलाई 1948 कि 19 जुलाई 1948 से पहले वो इंडिया में आना चाहिए। 47 में पार्टीशन हुआ ना, तो 19 जुलाई 1948 से पहले ही वो इंडिया में आ जाना चाहिए बंदा, फिर उसको हम सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, जो आएगा। जो इंसान पाकिस्तान से माइग्रेट होकर, पार्टीशन के टाइम पे कुछ लोग पाकिस्तान में, कुछ इंडिया में, ठीक है, अब पाकिस्तान में जो लोग हैं कुछ इंडिया में रहना चाहते हैं, ठीक है, तो मान लो पार्टीशन हुआ और कुछ लोग वहां से माइग्रेट होकर इंडिया आ गए। ठीक है, अब हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने बोला हम इन लोगों को हमने सिटीजनशिप देनी है, क्योंकि ये आए तो पाकिस्तान से हैं। तो उसके लिए हमने बोला कि या तो वो बंदा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, या फिर उसके माँ बाप अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ, तो उसको सिटीजनशिप देंगे। बट एक कट ऑफ डेट भी रखी कि 19 जुलाई 1948 से पहले वो इंडिया में आना चाहिए, उसके बाद जो आएगा उसको नहीं देंगे। वो अलग, वो भी बताता हूं, वो आर्टिकल 7 है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, आर्टिकल 7 लिखो, समझ आया। 7 में लिखो, ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया
आफ्टर March 1, 1947 from to Pakistan from India. A person who migrated to Pakistan from India after March 1, 1947 and returned back to India for resettlement. And returned back to India for resettlement. And returned back to India for resettlement shall be given Indian citizenship shall be given Indian citizenship if he had been a resident in India. If he had been a resident in India for 6 months. If he had been a resident in India for 6 months preceding the date of his application. Preceding the date of his application. समझ में आया? क्या समझ में आया? 6 months preceding the date of his application. क्या समझ में आया? वो तो आर्टिकल 6 में भी यही बोला कि पाकिस्तान से इंडिया आया. यहां पे बंदा पहले क्या हो गया था? पाकिस्तान चला गया था. पर कट ऑफ डेट क्या रखी है? March 1, 1947. कि March 1, 1947 से पहले वो क्या हो गया था? March 1, 1947 के बाद वो पाकिस्तान गया था, उससे पहले नहीं. उसके बाद वो पाकिस्तान गया था और फिर जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, तो उसके बाद वापस इंडिया में आ गया. ठीक है. March 1, 1947 के बाद कहां गया? पाकिस्तान. और फिर बाद में इंडिया वापस आ गया. ठीक है. तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जब वो अप्लाई करेगा इंडिया की सिटीजनशिप के लिए, उसके 6 महीने पहले तक उसको इंडिया में ही रहना. ठीक है. अगर उससे पहले भी वो इधर उधर गया फिर नहीं मिलेगी उसको. तो कंटिन्यू 6 महीने अगर इंडिया में ही रहा है तो फिर उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे देंगे. बाद में मतलब 1950 से पहले पहले, क्योंकि ये सिटीजनशिप, ये सारी कंडीशंस हम 1950 के लिए बोल रहे हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे किस किस को सिटीजनशिप देंगे. तो 1947 के बाद और 1950 से पहले ऑब्वियसली, उसके बाद तो फिर कंडीशंस चेंज हो गई सारी. ठीक है. उसके बाद लिखो आर्टिकल 8. It talks about persons of Indian origin. It talks about persons of Indian origin residing outside India. Persons of Indian origin residing outside India. उसके बाद लिखो आर्टिकल 9. आर्टिकल 9 क्या बोलता है? नो पर्सन शेल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया if he has voluntarily acquired the citizenship of other state. If he has voluntarily acquired the citizenship of some other state. ठीक है. फिर उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं देंगे. 1 मिनट रुक जाओ. हाँ जी. हाँ हाँ.
उसके बाद लिखो आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 लिखो, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया shall continue to be a citizen. Every citizen of India shall continue to be a citizen subject to the provisions of any law made by the parliament. Subject to the provisions of any law made by the parliament. ठीक है। कोई भी इंसान कब तक सिटीजन है, जब तक पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई और लॉ नहीं बना दे, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 11 लिखो, पार्लियामेंट हैव द पावर, पार्लियामेंट हैव द पावर to make any provision with respect to citizenship. Parliament have the power to make any provision with respect to citizenship. वरुण कहाँ से बनाए नोट्स हो? कॉलेज में? ठीक है, समझ आ गया? इतना ही रखते हैं, आज टाइम ज्यादा हो गया। कल थोड़ा सिटीजनशिप एक्ट देखेंगे 1955 का, और कैसे कैसे सिटीजनशिप जा सकती है आपकी, वो भी देखेंगे।